हेलो, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने ग्रामर के इंट्रोडक्शन को जाना था, ग्रामर की डेफिनेशन को जाना था, ग्रामर होता क्या है, वर्ड्स को पढ़ा था, सेंटेंस को पढ़ा था, सबके बारे में हमने थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया था। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा और डीपली डिस्कस करते हैं सेंटेंस पर। सेंटेंस मीन्स हिंदी में वाक्य होता है। सेंटेंस को हिंदी में हम वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पे हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस सेंटेंस को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है, सेंटेंस होता क्या है, तो इस पर डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस की डेफिनेशन भी बताया थी, एग्जाम्पल भी। तो यहाँ पे एक बार फिर से इसकी सेंटेंस की डेफिनेशन देखते हैं। देखिए, कह रहा है कि शब्दों का वह सार्थक समूह जिसका पूर्ण अर्थ हो, शब्दों का वह सार्थक समूह जिसका पूर्ण अर्थ हो सेंटेंस कहलाता है। मतलब कि हमें तो पता है ना कि सेंटेंस शब्दों को मिल करके दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाते हैं तो हमारा सेंटेंस बनता है, लेकिन उसका कुछ अर्थ भी तो होना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है कि हम 2 4 5 सेंटेंस को शब्दों को मिला दिए तो वो हमारा सेंटेंस बन गया, ऐसा नहीं हो सकता। उसका अगर कुछ अर्थ हमें पता चले, कुछ इसका भाव स्पष्ट हो, तभी वो सेंटेंस कहलाएगा। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन कह रहा है कि ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स डेट मेक्स कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड अ सेंटेंस। ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स डेट मेक्स अ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड अ सेंटेंस। मतलब कि जिसका पूर्ण कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड, शब्दों का ऐसा समूह जिससे हमें एक पूर्ण मीनिंग मतलब पूर्ण अर्थ पता चले, वो हमारा हो जाता है सेंटेंस। तो इसका हमने एग्जाम्पल भी दिया है। कह रहा है कि विवेक सिंग्स अ सॉन्ग। इसमें देखिए शब्द कितने हैं, 1 2 3 4, मतलब कि 4 शब्द हैं। तो अब इसका अर्थ भी तो हम समझ सकते हैं। कह रहा है कि विवेक सिंग्स अ सॉन्ग, विवेक एक गीत गाता है। हम किसी के सामने कह रहे हैं कि विवेक सिंग्स अ सॉन्ग, तो सामने वाला व्यक्ति समझ जाएगा कि ये विवेक के बारे में क्या बताना चाहती है, या फिर विवेक के बारे में इंसान क्या कहना चाहता है। तो कह रहा है कि विवेक सिंग्स अ सॉन्ग, तो हमें पता स्पष्ट हुआ ना कि ये विवेक के बारे में बता रहा है कि विवेक एक गीत गाता है। तो ये हमारा हो गया सेंटेंस। अब पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के पार्ट पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि सेंटेंस को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। मतलब हमारे सेंटेंस जो होते हैं उन्हें 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट होता है हमारा सब्जेक्ट, जिसको हम हिंदी में कर्ता या फिर विषय कहते हैं, कभी कभी इसे उद्देश्य भी कहा जाता है। तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। और दूसरा हमारा हो गया प्रेडिकेट, जिसको हम विधेयक कहते हैं। तो कोई भी कोई भी सेंटेंस हो, वो हमेशा 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट हमारा सब्जेक्ट हो जाता है और सेकेंड पार्ट हमारा प्रेडिकेट हो जाता है। तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, ये भी जानेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट, इसको हिंदी में हम कर्ता कहते हैं या फिर विषय कहते हैं, उद्देश्य भी कहते हैं। तो सब्जेक्ट होता क्या है, कह रहा है कि when something we speak about the person or thing in a sentence is called the subject। कह रहा है when something we speak about the person, जब हम किसी व्यक्ति और थिंग या वस्तु के बारे में बात करते हैं इन अ सेंटेंस, किसी सेंटेंस में किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ बताते हैं, कुछ बोलते हैं, इज कॉल्ड द सब्जेक्ट, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। हिंदी में देखो वही चीज़ दिया गया, वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु के विषय में हम कुछ कहते हैं उसे कर्ता या उद्देश्य कहते हैं। तो अभी बताया जाएगा, एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते क्या हैं। तो सबसे थोड़ा सा हम पहले प्रेडिकेट भी देख लें। कह रहा है कि प्रेडिकेट मीन्स हिंदी में होता है विधेय। और इसकी डेफिनेशन कह रहा है कि द प्रेडिकेट इज समथिंग विच टेल्स अबाउट द सेंटेंस। विधेय वाक्य का वह भाग होता है जो कर्ता के विषय में कुछ बताता है। अभी हमने बताया कर्ता मतलब सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके विषय में कुछ बात की जाती है सेंटेंस में, वो हमारा सब्जेक्ट हो गया। और उस सब्जेक्ट के बारे में जो बात की जा रही हो वो हमारा प्रेडिकेट हो गया। मतलब कि सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़ करके बाकी जितने भी वर्ड्स होते हैं वो हमारे प्रेडिकेट हो जाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। पहला एग्जाम्पल हमने लिया है कि कह रहा है द पीकॉक इज सिटिंग ऑन द ट्री। द पीकॉक इज सिटिंग ऑन द ट्री, मतलब कि पीकॉक पेड़ पर बैठ रहा है। तो यहाँ पे डिस्कस किसके बारे में किया गया, पीकॉक के बारे में।
हम पीकॉक की बात करें कि पीकॉक जो है कि ट्री पे पेड़ पे बैठा हुआ है, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द पीकॉक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने पीकॉक के बारे में डिस्कस किया है और उसके बारे में हमने डिस्कस क्या की है, इज सिटिंग ऑन द ट्री। हम कह रहे हैं कि वो पेड़ पर बैठ रहा है। यहाँ पे डिस्कस हमने पीकॉक के बारे में किया, तो जो डिस्कस हमने किया है मतलब सब्जेक्ट को छोड़ करके बाकी और भी जो सेंटेंस में शब्द हैं ये हमारे प्रेडिकेट हो जाएंगे। और सब्जेक्ट की बात की जाए तो ये हमारा द पीकॉक सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि हम सेंटेंस में इसी के बारे में डिस्कस किए और इसके बारे में हमने डिस्कस क्या की है, इज सिटिंग ऑन द ट्री, तो ये हमारा हो गया प्रेडिकेट। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट जो है वाक्य में पहले ही आए। ऐसा हम लोग सोचते हैं कि सब्जेक्ट अक्सर हमेशा वाक्य के आरंभ में आता है, तो कोई ज़रूरी नहीं है, ये वाक्य के बाद में भी आ सकता है। हमने इसका एक एग्जांपल दे दिया है। यहाँ पे कह रहा है कि स्टैंड अप रोहन, रोहन से क्या कहा जा रहा है कि स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। तो यहाँ पे कहा किसके बारे में जा रहा है, रोहन को कहा जा रहा है। तो रोहन जो हमारा हो गया ये सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि हमने रोहन को कहा है स्टैंड अप होने के लिए, खड़ा होने के लिए हमने रोहन को कहा है, तो रोहन हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। और रोहन के बारे में क्या कहें हम, खड़ा होने के लिए, तो हमारा जो स्टैंड अप है ये हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट हमेशा पहले ही आए, सब्जेक्ट भी पहले आ सकता है, प्रेडिकेट भी पहले आ सकता है। तो ये हमारे एग्जाम्पल्स हो गए। ये तो था हम जूनियर लेवल के बारे में, इतना हमने बताया। अब आगे की क्लास के बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट तो हम जान गए सब्जेक्ट क्या होता है। अब पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट को कैसे डिवाइड किया जाता है, क्या कहा जाता है, ये देखेंगे। तो पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, तो यहाँ पे मेन रूप से सब्जेक्ट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला होता है हमारा क्वालिफायर्स, दूसरा होता है हमारा हेडवर्ड्स। पहला क्वालिफायर्स और दूसरा हमारा हेडवर्ड्स। तो क्वालिफायर क्या होता है, कह रहा है कि इट क्वालिफाई हेडवर्ड, जो ये हेडवर्ड हमारा होता है ये इसको क्वालिफाई करता है। क्वालिफायर जो होता है वो हेडवर्ड को क्वालिफाई करता है कि हेडवर्ड के बारे में क्या, इसकी विशेषता क्या है, तो ये हेडवर्ड को बताता है। हेडवर्ड क्या होता है, जो भी जैसे कि ढेर सारे कभी कभी हम सेंटेंस पढ़ते हैं तो क्या होता है कि ढेर सारी चीज़ें बताई जाती हैं। जैसे कि ऐसे लिखा होता है, कभी कभी लिखा होता है कि दोज बॉयज़, ऐसे लिखा होता है दोज बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट, दोज बॉयज़ आर ईटिंग एप्पल, ऐसे दिया जाता है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, दोज बॉयज़, वे लड़के। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा सोचेंगे ना कि कौन सा सब्जेक्ट है, दोनों सब्जेक्ट है या एक ही सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जब हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे तो हम क्लियर तरीके से जान जाएंगे कि सब्जेक्ट जो है वो कई पार्ट में उसको डिवाइड किया जाता है, उसमें से क्वालिफायर कौन सा है, हेडवर्ड्स कौन सा है। तो यहाँ पे हेडवर्ड क्या हमें दे, दोज बॉयज़, यहाँ पे लड़का, यहाँ पे नाउन की बात की जाए तो हमारा जो बॉयज़ है ये हमारा नाउन है, तो हम ऐसे ही जान रहे हैं कि हमारा हेडवर्ड है। और मेन भी यही लगता है, कभी भी ढेर सारे वर्ड्स होते हैं जब सब्जेक्ट में, तो जो हमें सबसे मेन वर्ड लगे वो हमारा हेडवर्ड हो जाता है। तो अब हम क्वालिफायर्स को देखते हैं। क्वालिफायर्स कह रहा है इट क्वालिफाई हेडवर्ड, ये हेडवर्ड को क्वालिफाई करता है। अब इसको भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, तो इसको देखते हैं कितने पार्ट में डिवाइड किया गया। इसको हम मेन रूप से 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हमारा डिटरमाइनर्स हो गया, डिटरमिनर्स, सेकेंड हमारा एडजेक्टिव और थर्ड हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज। डिटरमाइनर मतलब होता है निर्धारक, मतलब निर्धारक क्या होता है किसी सेंटेंस में या सब्जेक्ट में। निर्धारक क्या मतलब निर्धारित किया जाता है, 1 है, 2 है, निश्चित है, कुछ है, ये हमारा डिटरमाइनर्स हो गया। अभी आगे इसके बारे में भी डिस्कस किया जाएगा तो क्लियर हो जाएगा कि डिटरमिनर्स होते क्या हैं। अब सेकंड हमारा एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव हम सभी लोग जानते हैं कि जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है वो हमारा एडजेक्टिव विशेषण होता है, तो ये तो हमें पहले से ही पता है। थर्ड है हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज, मतलब विशेषणात्मक वाक्य। कभी कभी होता है कि वाक्य में जो सब्जेक्ट होता है वो 3, 4, 5 वर्डों का कॉम्बिनेशन होता है, तो उसमें हम ये डिस्कस क्लियर नहीं कर पाते हैं जल्दी से कि इसमें कौन सा क्वालिफायर है, हेड वर्ड है। तो अब क्वालिफायर हमने अगर छांट लिया तो उसमें डिटरमाइनर क्या, एडजेक्टिव क्या, एडजेक्टिवल फ्रेज क्या। तो डिटरमाइनर्स और एडजेक्टिव को छोड़ करके बाकी जितने भी वर्डों का कॉम्बिनेशन होता है वो हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज हो जाता है। जैसे अब यहाँ पे पहले हम एक एग्जांपल दिए हैं, कह रहा है कि
दोज बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट, अभी हमने जो ऊपर बताया था, तो दोज बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट, दोज बॉयज़ वे लड़के, ये तो हमें पता चल गया कि उन लड़कों के बारे में बात की जा रही है। तो हम पीछे पढ़े थे कि जिसके बारे में बात की जाती है वो हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। तो हमें पता चल जाएगा कि दोज बॉयज़ सब्जेक्ट हो गया। अब इस सब्जेक्ट के बारे में हमने बात क्या किया है, आर प्लेइंग क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इस सब्जेक्ट के बारे में हमने वाक्य में जो भी बात कही है वो हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। या फिर ये भी हम जानते हैं कि सब्जेक्ट को छोड़ करके वाक्य में जितने भी शब्द होते हैं वो हमारे प्रेडिकेट में आ जाते हैं। तो ये तो हमारा प्रेडिकेट हो गया, इतना दूर हमने छोड़ दिया। अब बात आई दोज बॉयज़। अब यहाँ पे सब्जेक्ट दो शब्द में दिया गया है, दोज भी है, बॉयज़ भी है। तो अब इसी में हम डिवाइड करते हैं कि सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। तो यहाँ पे बॉयज़ जो है, बॉयज़ है, ये हमारा नाउन है। एक तो नाउन है तो ऐसे ही पहचान जाएंगे कि ये हेड वर्ड है। दूसरे मेन भी तो यही लग रहा है ना। यहाँ पे हम बात किसकी, अगर दोज बस लिखा जाए तो क्या दोज किसको कहा जा रहा है, वे लड़कों को कहा जा रहा है। तो ये हमारा मेन, ये जो कॉम्बिनेशन है इसमें हमें मेन क्या लग रहा है, बॉय लग रहा है, बॉयज़ लग रहा है। और बॉयज़ नाउन भी तो है, तो ये हमारा बॉयज़ जो है वो हेड वर्ड हो जाएगा। और इस हेड वर्ड को क्वालिफाई कौन सा कर रहा है, दोज। इस हेड वर्ड को बता रहा है कि दोज मतलब वे लड़के। तो ये हमारा हो गया क्वालिफायर्स। तो अभी हमने क्वालिफायर्स को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था कि इसमें फर्स्ट पार्ट था हमारा डिटरमाइनर, सेकंड था एडजेक्टिव और थर्ड था एडजेक्टिवल फ्रेज। तो अब थोड़ा सा डिस्कस हम डिटरमाइनर्स पे करते हैं। डिटरमाइनर्स क्या होता है, तो यहाँ पे डिटरमाइनर्स की डेफिनेशन पहले दिया गया है। कह रहा है कि डिटरमाइनर्स आर वर्ड्स प्लेस इन फ्रंट ऑफ नाउन टू मेक इट क्लियर व्हाट द नाउन्स रिफर्स टू। मतलब कि डिटरमाइनर्स वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के आगे प्रयुक्त होकर इसे अस्पष्टता प्रस्तुत करता है। मतलब कि हमेशा जब भी सेंटेंस में जब सब्जेक्ट की बात की जाएगी तो नाउन्स के आगे जो लगा होगा वो हमारा डिटरमाइनर्स होगा। जैसे कि यहाँ पे नाउन हमारा क्या था, बॉयज़ था, इसके आगे क्या लगा हुआ है, दोज लगा हुआ है, तो ये हमारा डिटरमाइनर्स हो गया। ये हमेशा सब्जेक्ट के हेडवर्ड के आगे लगा होता है, तो ये ऐसे हम पहचान जाएंगे कि ये हमारा डिटरमाइनर्स हो गया। अब डिटरमाइनर्स कह रहा है कि अस्पष्टता प्रस्तुत करता है, मतलब उसको बताता है कि ये इसकी मात्रा को बता रहा है या फिर इसके बारे में क्या कह रहा है। तो ये हमारा डिटरमाइनर्स हो जाएगा। जैसे कि और डिटरमाइनर्स अगर बात की जाए कि डिटरमाइनर्स एक ही तो होगा नहीं, डिटरमाइनर्स दोज, दीज, ए, एंड, द, बहुत सारे हो सकते हैं। तो डिटरमाइनर्स कितने टाइप्स के होते हैं ये भी बताया गया है। कह रहा है कि डिटरमाइनर्स 4 टाइप्स में डिवाइड होते हैं। कह रहा है पहला होता है आर्टिकल। अगर आर्टिकल हम जानते हैं कि ए, एन और दे होता है, तो डिटरमाइनर्स आर्टिकल भी हो सकते हैं। और पसेसिव हम पसेसिव केस पढ़ते हैं जब हम पर्सन के टेबल की बात करेंगे तो उसमें पसेसिव आता है। पसेसिव के वर्ड्स होते हैं हिज, हर, आवर, तो ये भी हमारा डिटरमाइनर्स में भी आता है। और क्वांटिफायर्स भी होते हैं जैसे कि सम, लिटिल और फ्यू, ये भी वर्ड्स डिटरमाइनर्स कहलाएंगे। और 4th पार्ट हमारा डेमॉन्स्ट्रेटिव होता है। डेमॉन्स्ट्रेटिव में कौन से वर्ड आते हैं, दिस, दैट, दोज और दीज, तो ये हमारे डिटरमाइनर्स हो गए। इन वर्ड्स को अगर हम सेंटेंस में देखें तो हमें क्लियर हो जाएगा कि डिटरमाइनर्स कौन सा है और हेड वर्ड के बारे में ये क्या क्वालिफाई कर रहा है। अगर हम ऐसे कह दें कि एन एप्पल, कह रहे हैं हम कि एन एप्पल, तो एप्पल जो हमारा एप्पल जो है, एप्पल हमें पता है कि नाउन है और नाउन को बता रहा है कि एन एप्पल मतलब कि एक ही सेब है। एप्पल को बता रहा है कि यहाँ पे एक ही एप्पल है, तो इसको क्वालिफाई किसने किया, हेडवर्ड को क्वालिफाई एन किया, तो ये एन हमारा क्वालिफायर हो गया। क्वालिफाई किया तो क्वालिफायर हो गया। और डिटरमाइनर भी तो कर रहा है ना, बता रहा है कि कितने, इसकी मात्रा को बता रहा है कि एक ही एप्पल है, तो ये हमारा डिटरमाइनर हो गया। और इसको हम जानते हैं कि ए, एन और दी आर्टिकल होता है, तो ये हमारा आर्टिकल हो गया। अगर कभी कभी आता है ऐसे सेंटेंस में हिज ब्रदर मतलब कि उसका भाई, तो भाई किसका है, उसका, तो ये हमारा डिटरमाइनर्स हो गया। क्योंकि पहले तो ये ब्रदर को क्वालिफाई किया तो क्वालिफायर्स हो गया। और इसमें इस हेड वर्ड को
निर्धारित कौन कर रहा है कि हेड मतलब कि ये ब्रदर किसका है, किसका भाई है भाई, तो ये हमारा हिज मतलब कि उसका भाई है, तो ये हमारा हो गया डिटरमाइनर्स। और हिज बात की जाए तो हिज एक पसेसिव केस में आता है। तो ये हमारा डिटरमाइनर्स पे डिस्कस हुआ। अब यहाँ पे हम सेंटेंस के लिए एक टेबल बनाया है जिसके माध्यम से हमें स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट क्या होता है और हमारा प्रेडिकेट क्या होता है। तो एक हमने सब्जेक्ट का बनाया है और एक हमने प्रेडिकेट के लिए बनाया है। तो ये हमारे पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट को डिफ़ाइन करेगा और ये हमारा पार्ट ऑफ प्रेडिकेट को डिफ़ाइन करेगा। तो देखिए यहाँ पे 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक तो हमारा डिटरमाइनर्स हो गया, एडजेक्टिव हो गया और एडजेक्टिवल फ्रेज जो कि क्वालिफायर्स होते हैं, और ये नाउन हमारा जो कि हेड वर्ड होता है। तो ये हम 4 टाइप्स के होते हैं। तो जब भी सेंटेंस ऐसे दिया जाता है तो उसमें सबसे पहले डिटरमाइनर्स आता है, एडजेक्टिव आता है, फिर नाउन आता है और लास्ट में एडजेक्टिवल फ्रेज आता है, इसलिए हमने इसको लास्ट में किया गया है। और बात की जाएगी क्वालिफायर्स की, तो डिटरमाइनर्स, एडजेक्टिव, एडजेक्टिवल फ्रेज ही क्वालिफायर्स होते हैं। ये हमारा नाउन जो होता है ये हमारा हेड वर्ड होता है, लेकिन हेड वर्ड डिटरमाइनर और एडजेक्टिव के बाद आता है और एडजेक्टिवल फ्रेज इसके बाद आता है। और लास्ट में जो हमारा बचता है वो तो प्रेडिकेट होता है, हमने पहले ही डिस्कस किया था इस पर। तो जैसे कि देखिए एक कोई सेंटेंस है, कह रहा है कि ए ग्रीन बर्ड सिटिंग ऑन द टेबल फ्लीव अवे। ये एक ही सेंटेंस है, यहाँ से लगा यहाँ तक। ए ग्रीन बर्ड सिटिंग ऑन द टेबल फ्लीव अवे, कह रहा है ए ग्रीन बर्ड। यहाँ पे बर्ड की विशेषता क्या बताई जा रही है कि बर्ड जो है वो ग्रीन कलर की है। यहाँ पे ये ग्रीन जो है ये विशेषता बतलाई जा रही है, तो ये विशेषण हो गया हमारा। हम बर्ड को बता रहे हैं कि ये ग्रीन कलर की है। अरे भाई बर्ड वाइट भी तो हो सकती है, ब्लैक भी तो हो सकती है, लेकिन यहाँ पे विशेषता बतलाई जा रही है कि नहीं ये ग्रीन कलर की है। तो ये जो हमारा ग्रीन हो गया ये एडजेक्टिव हो गया। हम पहले से ही जानते हैं कि जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाए वो हमारा एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे इस बर्ड की विशेषता इस रंग के कलर के माध्यम से बताया गया है, तो ये ग्रीन जो है हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। और बर्ड है कितनी, ए, इसको निर्धारित कौन कर रहा है कि एक ही चिड़िया है कि ढेर सारी चिड़िया हैं। तो यहाँ पे ए से हमें एज अगर सब्जेक्ट सेंटेंस में दिया गया है तो हमें अच्छी तरह पता चल जाएगा कि जो ग्रीन बर्ड है वो एक ही है। यहाँ पे ग्रीन बर्ड को निर्धारित कौन कर रहा है कि कितनी है, ए, मतलब कि डिटरमाइन। तो यहाँ पे डिटरमाइनर्स क्या हो गया हमारा, ए हो गया। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि डिटरमाइनर क्या हो गया, एडजेक्टिव क्या हो गया और हेड वर्ड मतलब नाउन क्या हो गया। इतना तो क्लियर हो गया। अब बारी आती है सिटिंग ऑन द टेबल। एक हरी चिड़िया जो कि टेबल पर बैठी हुई है, मतलब कि ये सब्जेक्ट के बारे में ही, ये उस सब्जेक्ट को ही कह रहा है। एक ग्रीन बर्ड सिटिंग ऑन द टेबल, जो चिड़िया टेबल पर बैठी हुई है उसकी बात कर रहा है। बात इस सेंटेंस में किसकी की जा रही है, जो चिड़िया हमारी टेबल पर बैठी है उसके बारे में बात की जा रही है। तो मतलब कि ये हमारा इतना दूर सब्जेक्ट हो गया। अब इसके बारे में डिस्कस क्या किया जा रहा है, यहाँ पे कह रहा है फ्लीव अवे मतलब उड़ गई। तो इस सब्जेक्ट के बारे में जो डिस्कस किया गया है वो हमारा हो जाएगा प्रेडिकेट, फ्लीव अवे। और जो जिसके इस ये जो सेंटेंस में जो कुछ कहा जा रहा है, इस ये जिसके विषय में कहा जा रहा है, जिसके बारे में कहा जा रहा है वो हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम किसके बारे में कह रहे हैं, ग्रीन बर्ड के बारे में जो कि टेबल पे बैठी हुई है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। और इसके बारे में हमने जो कुछ भी कहा वो हमारा प्रेडिकेट हो गया, मतलब फ्लीव अवे हमारा प्रेडिकेट हो गया। तो इस सेंटेंस के माध्यम से हम समझ गए कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता क्या है। अब और भी हमने दिया है एग्जाम्पल्स। तो हमारा सेकेंड एग्जाम्पल दिया गया है कि ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 years old, एक सुंदर लड़की ऑफ 9 साल की एक सुंदर लड़की, 9 साल की एक सुंदर लड़की के बारे में इस सेंटेंस में डिस्कस की गई है। तो लड़की गर्ल ये हमारा हम पहचान लेंगे कि नाउन हो गया। तो गर्ल, अब इसकी विशेषता क्या बतला रहा है कि ए ब्यूटीफुल, ये सुंदर है, सुंदर भी हो सकती है, अगली भी हो सकती है, मतलब बदसूरत। तो यहाँ पे इस गर्ल के बारे में क्या बताया जा रहा है कि ये ब्यूटीफुल है, नाइस है। ये गर्ल जो है वो ब्यूटीफुल है, सुंदर है, मतलब कि इस गर्ल की विशेषता को ये वर्ड्स बता रहा है। ब्यूटीफुल वर्ड जो है इसके माध्यम से हमें पता चल रहा है कि जो लड़की है वो ब्यूटीफुल मतलब सुंदर है। तो ये हमारा ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो गया। और ब्यूटीफुल गर्ल कितनी है, एक ही है। निर्धारित कौन कर रहा है कि ब्यूटीफुल वर्ड गर्ल कितनी है, तो सुंदर लड़की की बात की जाए तो एक ही है, मतलब निर्धारित कर रहा है कि ए, इस सेंटेंस में ए वर्ड आने से हम निर्धारित रूप से जान जाएंगे कि ब्यूटीफुल गर्ल कितनी है, तो एक ही है।
तो ये हमारा डिटरमाइनर्स हो गया। अब इसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि आप 9 ईयर्स ओल्ड, मतलब कि वह 9 साल की है, वो लड़की जो है 9 साल की है। तो हम सेंटेंस में 9 साल की लड़की के बारे में बात करें, इसके विषय में बात करें, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। और इसके विषय में हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, देखेंगे कि लिखा है कि वाज सेलिंग बास्केट, ये जो है बास्केट सेलिंग कर रही है, सेलिंग बेच रही है, ये बाल्टी बेच रही है। 9 साल की लड़की के बारे में डिस्कस किया गया, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। और इसके बारे में हमने डिस्कस क्या किया, वाज सेलिंग बास्केट, ये बाल्टी बेच रही थी, तो ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यहाँ पे डिफाइन हो गया। एक और एग्जांपल हमने दिया है, कोई ज़रूरी नहीं है कि सेंटेंस में डिटरमाइनर भी हो, एडजेक्टिव भी हो, नाउन भी हो, एडजेक्टिवल फ्रेज भी हो, कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे कि यहाँ पे एक हमने एग्जांपल दिया है, कह रहा है कि सम प्रेटी फ्लावर्स फेडेड, कह रहा है कि सम प्रेटी फ्लावर्स फेडेड, मतलब यहाँ फ्लावर्स हम पहचान जाएंगे कि ये नाउन्स है, और इसको बता रहा है कि प्रेटी, मतलब ये प्रेटी फ्लावर्स हैं, तो ये इसकी प्रेटी वर्ड्स इस फ्लावर्स की विशेषता बतला रहा है, तो ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। और इन प्रेटी फ्लावर्स को निर्धारित कौन कर रहा है कि कुछ फूल हैं, तो ये जो हमारा निर्धारक है हमारा डिटरमाइनर्स हो गया। अब यहाँ पे इसके एडजेक्टिवल फ्रेज को नहीं बताया गया कि मतलब ये कहाँ है, क्या है, इसके बारे में कुछ डिस्कस नहीं किया गया, तो मतलब यहाँ पे एडजेक्टिवल फ्रेज नहीं दिया गया है। अब बाकी इसके बारे में क्या डिस्कस किया गया है कि फेडेड, मतलब कि ये फूल फीके हो चुके हैं, मतलब मुरझा चुके हैं, तो ये जो हमारा फेडेड है ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। तो हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट में जो इसके पार्ट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, क्या होते हैं, कैसे पहचानते हैं, तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब बारी आती है पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट तो हम पिछले टेबल में डिस्कस कर चुके हैं सब्जेक्ट पे, तो सब्जेक्ट छोड़ देते हैं। अब हम प्रेडिकेट की बात करते हैं। तो प्रेडिकेट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है हमारा वर्ब, दूसरा हमारा कम्प्लीमेंट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और रिमेनिंग मतलब जो कि लास्ट में शेष बचता है उसको लिख देते हैं। तो वर्ब हमारा 2 टाइप्स का होता है। एक हमारा होता है हेल्पिंग वर्ब। जब हम वर्ब चैप्टर पढ़ेंगे तो वर्ब के बारे में डिस्कस किया जाएगा, तो बताया जाएगा कि वर्ब एक हेल्पिंग वर्ब होता है और एक होता है हमारा मेन वर्ब। तो इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये हम जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब होता है, तो ये हमारा वर्ब हो जाएगा। प्ले, वीप, जो भी है, गो, कम, ये मेन वर्ब में आएंगे। तो वर्ब को हम एक ही जगह लिख रहे हैं। तो एक हमारा वर्ब होता है कम्प्लीमेंट अर्थात पूरक। जब टेंस जब हम इंग्लिश का ट्रांसलेशन, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनाते हैं तो हम टेंस पढ़ते हैं। तो टेंस जो होता है उसमें ऑब्जेक्ट वगैरह रहते हैं, लेकिन जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उसमें कॉम्प्लीमेंट होता है, पूरक होता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि सेंटेंस कौन सा दिया गया है। कह रहा है कि रोहन इज़ अ गुड प्लेयर। यहाँ पे रोहन, तो हमें पता चल गया कि रोहन के बारे में बात की जा रही है, तो रोहन हमारा सब्जेक्ट हो गया। और वर्ब इज़, वर्ब भी हम पहचान देंगे कि ये इज़ हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे है, तो इज़ हमारा वर्ब हो गया। और कम्प्लीमेंट इस सेंटेंस को पूरा कौन कर रहा है, ए गुड प्लेयर। रोहन के बारे में बता रहा है कि रोहन इज़ ए गुड प्लेयर, रोहन एक अच्छा लड़का है, तो ए गुड प्लेयर हमारा कम्प्लीमेंट हो गया। ये तो हमारा सिंपल सेंटेंस था। अब आगे देखते हैं टेंस में भी सेंटेंस आते हैं। तो इसमें कह रहा है कि दे विल प्ले अ मैच टुमारो। दे विल प्ले, यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट की बात की गई है। कह रहा है कि दे विल प्ले, विल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और प्ले यहाँ पे मेन वर्ब है। तो हमने वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को एक ही कॉलम में लिखा है। तो दे तो हम पहले पहचान रहे हैं कि वे, उन लोगों के बारे में बात की जा रही है, तो जो दे है ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। और बाकी इस सेंटेंस में दे के बारे में जितना कुछ भी बताया जाएगा वो प्रेडिकेट हो जाएगा। तो इसमें विल प्ले, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हमारा वर्ब में आ गया। अब इसमें कम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं है क्योंकि ये टेंस की बात की जा रही है। अब यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी कुछ नहीं है। यहाँ पे अ मैच डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि ये विल प्ले, प्ले क्या कर रहे हैं, मैच प्ले कर रहे हैं, मैच को खेलना है, तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और बाकी का जो भी सेंटेंस बचेगा वो हमारा रिमेनिंग मतलब शेष में आ जाएगा। तो टुमारो जो है, जो भी शेष बचा होता है उसको रिमेनिंग बोलते हैं। अब तीसरा एग्जाम्पल दिया गया, कह रहा है राकेश टेल्स मी अ गुड स्टोरी टुडे। राकेश टेल्स मी, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात की गई है। तो पहले राकेश के बारे में डिस्कस किया जा रहा है, तो राकेश हमारा सब्जेक्ट हो गया।
और इसके बारे में डिस्कस किया गया है। टेल्स मी अ गुड स्टोरी टुडे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट देखें तो 2 ऑब्जेक्ट आ गए। एक तो मी, स्टोरी किसे सुना रहा है, मुझे, और मुझे सुना क्या रहा है, अ गुड स्टोरी। सुनाने की बात किसको की जा रही है, अ गुड स्टोरी, स्टोरी की बात। अब वो किसी को भी सुना सकता है, तो यहाँ पे स्टोरी सुनाई जा रही है, तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मुझे सुना रहा है, तो ये मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और बाकी का जो बचा हुआ होगा टुडे टुमारो जो भी है वो हमारा रिमेनिंग में आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया टेबल पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट का। तो हम सब्जेक्ट प्रेडिकेट स्पष्टता जान गए क्या होता है। तो आज के हमारे वीडियो देखने के लिए थैंक यू।